Hi guys, welcome back to our channel Centric Chala by Centricity, आपका wealth partner. My name is Anuj and you are watching NISM 13 pass for sure videos. NISM का जो 13 एग्जाम है, जो कॉमन डेरिवेटिव्स का एग्जाम है, हम उसकी वीडियोस बना रहे हैं और हम उसमें से जो बुक है इक्विटी डेरिवेटिव्स, उसमें से अभी तक 4 चैप्टर कवर कर चुके हैं। तो आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करेंगे वो है चैप्टर नंबर 5, स्ट्रेटजीज यूजिंग इक्विटी फ्यूचर्स एंड इक्विटी ऑप्शंस। तो चलिए समझते हैं कि आज हम इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सो आज के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे वो रहेंगे हेजिंग थ्रू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, कि किस तरीके से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज करते हुए हम हेज कर सकते हैं। लॉन्ग एज क्या होता है, शॉर्ट एज क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रेडिंग के लिए, कि फ्यूचर्स किस तरीके के स्पेकुलेशन में काम आते हैं, ट्रेडिंग में काम आते हैं। और फिर हम देखेंगे स्प्रेड स्ट्रेटजीज, कुछ कैलेंडर स्प्रेड्स इंक्लूडिंग फ्यूचर्स स्प्रेड स्ट्रेटजी देखेंगे फ्यू ऑप्शंस को यूज करते हुए। स्ट्रेडल्स क्या हैं, स्ट्रेंगल्स क्या हैं, इसके बारे में समझेंगे। कॉलर, बटरफ्लाई स्प्रेड के बारे में बात करेंगे। कवर्ड कॉल्स, प्रोटेक्टिव पुट, आर्बिट्राज कैसे होता है ऑप्शंस के जरिए, और डेल्टा हेजिंग यूजिंग ऑप्शंस। तो ये सारी चीज़ें आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो स्ट्रेटजीज यूजिंग इक्विटी फ्यूचर एंड इक्विटी ऑप्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनआईएसएम सीरीज जो 13 है कॉमन डेरिवेटिव्स एग्जाम, उसकी जो बुक है इक्विटी डेरिवेटिव्स, उसका चैप्टर नंबर 5, स्ट्रेटजीज यूजिंग इक्विटी फ्यूचर्स एंड इक्विटी ऑप्शंस। देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि किस तरीके से जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनको यूज़ किया जाता है हेजिंग के लिए, स्पेकुलेशन के लिए और आर्बिट्राजिंग के लिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो फ्यूचर्स हैं, उनको यूज़ करना है हेजिंग के लिए। हेजिंग के लिए कैसे हम फ्यूचर्स को यूज़ कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। सो सबसे पहले फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर हेजिंग, स्पेकुलेशन एंड आर्बिट्राजिंग। सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग हेज यूजिंग स्टॉक फ्यूचर्स की, कि किस तरीके से हम लॉन्ग हेज क्या होता है यूजिंग स्टॉक फ्यूचर्स को। तो स्टॉक फ्यूचर को यूज करते हुए हम किस तरीके से अपनी लॉन्ग हेज में पोजीशन बनाएंगे। चलिए एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं, और जो बुक में जो एग्जांपल दिया गया है वही एग्जांपल हम लेंगे और उसी को हम यूज करने की कोशिश करेंगे फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। चलिए समझते हैं। देखिए, जो लॉन्ग हेज है यूजिंग स्टॉक फ्यूचर्स, वो क्यों किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है टू हेज द प्राइस रिस्क ऑफ अ प्लान्ड फ्यूचर परचेज ऑफ स्टॉक, कि आपने फ्यूचर में कोई स्टॉक को आप बाय करने का सोच रहे हैं और आज उस प्राइस और उसमें ये रिस्क है कि उसका फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगा। तो इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, या आई शुड से इस रिस्क को कम करने के लिए, आपको जो है फ्यूचर्स को लॉन्ग हेज करना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं कि कैसे होगा। फॉर एन एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं कि यू वांट टू बाय 1500 शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। आपको ये वाला शेयर खरीदना है, 1500 शेयर खरीदने हैं एबीसी लिमिटेड के, और जो अभी 455 पे ट्रेड कर रहा है। यानी कि मई 10 को ये वाला जो स्टॉक है ये ट्रेड कर रहा है 455 पे। बट अभी आपके पास फंड्स नहीं है, आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप 1500 शेयर खरीद लें जो 455 रुपीज पे चल रहा है। तो यू डो नॉट हैव फंड्स, आपके पास आज उतने पैसे नहीं है। बट आपको एक आपकी फॉर एन एग्जांपल एक वन ऑफ योर बैंक डिपॉजिट जो है, एक एफडी आपकी मैच्योर होने वाली है जून 20 को, राइट। तो आप ये प्लान कर रहे हैं कि उस जो मेरी एफडी मैच्योर होगी उस फंड को मैं यूज करूंगा ये वाले शेयर बाय करने के लिए ऑन दैट डेट। तो फ्यूचर में मैं बाय करूंगा जब मेरी एफडी मैच्योर हो जाएगी, उससे मैं एबीसी कंपनी के शेयर खरीदूंगा 1500 शेयर, जो कि आज प्राइस चल रहा है 455 पे। नाउ अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसमें रिस्क क्या है, व्हाट इज द रिस्क दैट यू आर एक्सपोज्ड। तो आप किस रिस्क को एक्सपोज हो जाएंगे अगर आप ये बाय पोस्टपोन करेंगे टिल 20th जून। देखिए रिस्क क्या है, अगर आज आपने बाइंग नहीं की स्टॉक को, तो रिस्क क्या है, किस रिस्क के आप एक्सपोज हो रहे हैं कि फ्यूचर में जो एबीसी लिमिटेड का प्राइस है जून में वो बढ़ जाएगा, घट भी सकता है। बट चलिए पहले समझते हैं अगर प्राइस बढ़ गया तो आपने क्या किया है। फॉर एन एग्जांपल, आप 20 तारीख तक, 20 जून तक जब आपकी एफडी मैच्योर होगी और आपकी प्राइस खरीदना चाह रहे हैं, तो प्राइस कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। दिस इज द प्राइस रिस्क दैट यू आर एक्सपोज टू, राइट। अब टू हेज दिस प्राइस रिस्क, इस प्राइस रिस्क को हेज करने के लिए आप अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के। जो एबीसी लिमिटेड का जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस महीने के कॉन्ट्रैक्ट में आप उसकी लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, यानी कि आप एबीसी लिमिटेड का फ्यूचर बाय कर लेंगे। जो फ्यूचर में जो ट्रेड हो रहा है, इस स्टॉक का जो फ्यूचर है उसको आप बाय कर लेंगे, और उसका लॉट साइज फॉर एन एग्जांपल, आपको सिंस यू आर प्लानिंग टू बाय 1500 शेयर्स, तो यू विल टेक अ लॉन्ग पोजीशन इन वन लॉट। तो एबीसी फ्यूचर का जो लॉट साइज है वो भी 1500 है फॉर एन एग्जांपल। तो हम एक लॉट बाय कर लेंगे एबीसी फ्यूचर्स का आज ही, राइट। अब नाउ सपोज 20 जून को यू आर एबल टू परचेज, आप 1500 शेयर खरीदने के लायक हो गए हैं स्पॉट मार्केट में, क्योंकि आपके पास पैसा आ गया है।
20 जून को, बट प्राइस बढ़ भी गया होगा 20 जून तक, हो सकता है प्राइस नीचे भी आ गया हो। चलिए दोनों एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि प्राइस अगर ऊपर आ गया तो क्या पे ऑफ बनेगा, और प्राइस नीचे आ गया उस पर्टिकुलर स्टॉक का तो क्या पे ऑफ बनेगा। सपोज द स्टॉक प्राइस हैज इंक्रीज टू 520, अब आपका स्टॉक प्राइस 520 रुपए तक पहुंच गया है। सो योर टोटल आउटले ऑन द परचेज विल बी, कितना आपका टोटल आउटले रहेगा अगर आप परचेज करेंगे तो 520 रुपए पे। तो एक शेयर 1500, आपने 1500 शेयर लेने हैं और 520 रुपए का आपका शेयर प्राइस है आज के दिन पे, 20 जून को मैं बात कर रहा हूँ। तो 700, तो 7,80,000 रुपीज की आपको जरूरत पड़ेगी। और एट द सेम टाइम यू विल स्क्वायर ऑफ योर लॉन्ग पोजीशन इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको जो ऑलरेडी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, तो आप उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को भी उस फ्यूचर में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप फिर आप स्क्वायर ऑफ करोगे, और मान लो फ्यूचर में प्राइस आ रहा है 521, तो जो आपका गेन है ऑन योर फ्यूचर पोजीशन विल बी द डिफरेंस बिटवीन प्राइस जो आपने लॉन्ग पोजीशन पे लिया है और जिस प्राइस पे आपने स्क्वायर ऑफ किया है। तो आपने लॉन्ग पोजीशन किस पे बनाई थी, एक महीने पहले आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई थी 457 रुपीज में फ्यूचर पे, और अभी प्राइस चल रहा है 521। तो इसका ये जो डिफरेंस है आपको जो बढ़ गया है वो आपको डिफरेंस आपका प्रॉफिट है। तो इस केस में 63 रुपीज बढ़ा है, 63.9 बढ़ा है, 63.9 मल्टीप्लाई बाय 1500, यानी कि 95,850 रुपीज का आपको प्रॉफिट है। तो कॉस्ट ऑफ बाइंग आज कितनी है कैश मार्केट में, 7,80,000, लेकिन आपको फ्यूचर में गेन कितना हो गया है, 95,000 से ज्यादा का आपको गेन है। तो एक तरीके से आपकी जो ऐसे बोल सकते हैं कि जो नेट कॉस्ट ऑफ बाइंग शेयर है वो आपकी कम हो गई है, यानी कि 6,84,000 ही हो गई है। और नेट कॉस्ट आपकी पर शेयर कितनी आ गई है, अगर 6,80,000 से मैं डिवाइड करूं 1500 को, तो 456 रुपीज पे ही आ गई है। तो देखो आपने फ्यूचर्स बाय कर लिया था एक महीने पहले ही, तो आपकी नेट कॉस्ट तो 456 ही है एक्चुअली में, लेकिन आज आपका जो प्राइस है वो 520 रुपये हो गया। लेकिन अगर आप ये पोजीशन फ्यूचर में नहीं बनाते, तो एक महीने के बाद जब आपके पास एफडी के पैसे आते और आप सारे पैसे से खरीदते, तो आपको फिर पूरे 7,80,000 रुपीज देने पड़ते। लेकिन सिंस आपने फ्यूचर में पोजीशन बना ली थी एक महीना पहले ही, तो आपने पोजीशन को लॉन्ग एज कर दिया था, इस वजह से आपको आज यहाँ पे इस ट्रेड में इतना प्रॉफिट हो रहा है। प्राइस बड़ा है, प्राइस गिर भी सकता है मार्केट में, राइट। तो चलिए समझते हैं कि प्राइस आपका अब नीचे आ गया है। अब कंसीडर सिनेरियो देखते हैं कि स्टॉक प्राइस हैज डिक्लाइंड टू 390 रुपीज बाय 20 जून। तो 20 जून को प्राइस 390 रुपए आ गया है। तो अब 390 रुपए पे जो आपका स्पॉट प्राइस आ गया एक महीने के बाद, तो आपका टोटल जो पैसा जाएगा एबीसी शेयर का प्राइस खरीदने में, वो जाएगा 1500 मल्टीप्लाई बाय 390। तो at the same time you will square of your long position in the future contract also. For an example, spot में फ्यूचर में प्राइस चल रहा था 391, तो इसमें आपको इस पोजीशन में आपको लॉस हो गया है फ्यूचर्स में, राइट। तो कितना लॉस हुआ है, 457.30 माइनस 391 मल्टीप्लाई बाय 1500 विच इज 99,000 का लॉस हो गया है, राइट। तो although आपने देखा है शेयर प्राइस has declined and you were able to purchase the share at lower price in the cash market, you also made a loss on the long future position. तो आपको लॉन्ग जो फ्यूचर पोजीशन है उसमें आपको स्टिल आपका लॉस हुआ है, राइट। सो ये, तो इस केस में आपको जो कॉस्ट ऑफ बाइंग थी कैश मार्केट में 585 थी, बट इसमें हम लॉस को भी ऐड कर देंगे तो 99,000 का आपका लॉस है। तो नेट कॉस्ट ऑफ बाइंग कितनी आ गई है, 6,84,000 की, और नेट कॉस्ट पर शेयर कितना आ गया आपका 456 रुपीज। तो देयरफॉर एन इफेक्टिव प्राइस जो पर शेयर आपका निकल के आया 456 रुपीज, विच इज अगेन क्वाइट क्लोज टू इनिशियल फ्यूचर प्राइस ऑफ 457 रुपीज। सो सिंस स्टिल अभी भी ये इनिशियल जो 457 है उसके आसपास ही है, राइट। सो ये अब एग्जांपल हमें क्या दिखाता है कि एक लॉन्ग पोजीशन जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ली गई है वो एक इन्वेस्टर को कैसे एनेबल करता है टू लॉक अ प्राइस फॉर अ फ्यूचर प्लान डेट, राइट। कि फ्यूचर में जो हमको बाय करना है उसका आज ही हम प्राइस लॉक कर देते हैं। वेदर द स्टॉक प्राइस राइजेस और फॉल ओवर द हेज्ड इंटरवल, तो चाहे प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए, इन्वेस्टर कैन लार्जली आपका एलिमिनेट दी प्राइस रिस्क। तो प्राइस रिस्क लार्ज लेवल पे देखो तो वो इस प्राइस रिस्क को एलिमिनेट कर सकता है। अब बात करते हैं शॉर्ट हेज यूजिंग फ्यूचर्स की। तो देखिए एक शॉर्ट हेज यूजिंग स्टॉक फ्यूचर क्या करता है, इज टेकन टू हेज द प्राइस रिस्क ऑफ ए प्लान्ड फ्यूचर सेल। अब आपको उस केस में हमको क्या करना था, लॉन्ग में हमें फ्यूचर में स्टॉक बाय करना था, राइट। यहाँ पे हमें क्या करना है, फ्यूचर में प्राइस सेल करना है। तो अब जो फ्यूचर में हमको प्राइस सेल करना है उस प्राइस के डिफरेंस को अब हम आज फ्यूचर में प्राइस सेल करेंगे तो क्या होगा, प्राइस नीचे भी गिर सकता है, प्राइस ऊपर भी जा सकता है। तो आज जो हम बात करें कि इस फ्यूचर के प्राइस को, जो प्राइस को एलिमिनेट को करने के लिए हम आज अपना शॉर्ट
आपका शॉर्ट हेज यूज करेंगे। तो किस तरीके से होगा चलिए समझते हैं। आप प्लान कर रहे हैं 1200 शेयर लेने की पीक्यूआर लिमिटेड की ऑन जुलाई 10th, राइट? सपोज दैट शेयर्स आर ट्रेडेड एट 1690 टुडे। सो आज 1690 रुपए प्राइस चल रहा है और मई 10th को, यानी कि आज मई 10th है और आपने जुलाई जुलाई फ्यूचर्स को कॉन्ट्रैक्ट को आपने जो 1706 पे चल रहा था, स्पॉट प्राइस इसका चल रहा है 1690 और फ्यूचर में प्राइस चल रहा है 1706। अब व्हाट इज द रिस्क दैट यू आर एक्सपोज टू इन दिस सिचुएशन? आपको प्लान 1200 रुपए आप प्लान कर रहे हो, 1200 शेयर्स आप प्लान कर रहे हो बेचने का जुलाई 10 को। आज मई 10th को प्राइस चल रहा है 1690 और फ्यूचर में प्राइस चल रहा है 1706, राइट? द रिस्क इज दैट बिटवीन टुडे, यानी कि जो मई 10 एंड द डेट ऑफ प्लान्ड सेल है जो कि जुलाई 10th है, द स्टॉक प्राइस मे फॉल स्टीपली एंड यू मे रिसीव अ मच लोअर अमाउंट देन योर सेल। तो क्या हो सकता है कि आज जो ये प्राइस इसका चल रहा है 1690 रुपए और आप बोल रहे हो कि एक महीने के बाद में बेचूंगा, हो सकता है इस एक महीने के दौरान ही प्राइस में बहुत तेजी से फॉल आ जाए या प्राइस बहुत तेजी से नीचे गिर जाए। तो क्या करना है आपको टू हेज दिस प्राइस रिस्क? आपको क्या करना है, यू कैन टेक अ शॉर्ट पोजीशन इन PQR लिमिटेड स्टॉक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो आज के दिन आप शॉर्ट पोजीशन बना लेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट में। फॉर एन एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट का साइज 600 रुपीज है, तो आपको 1200 शेयर आपको हेज करने हैं, तो यानी कि आपको 2 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करने पड़ेंगे PQR लिमिटेड के, राइट? तो आप 1706 रुपए पे, यानी कि आज जो फ्यूचर प्राइस चल रहा है 1706 रुपए पे, उस पे 2 लॉट शॉर्ट बना देंगे, शॉर्ट की पोजीशन में बना देंगे टू हेज दिस पोजीशन ऑफ प्राइस फॉल। तो एक महीने बाद के लिए आपको फिर ये आपकी प्राइस का जो फॉल होगा उसमें आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा क्योंकि इस ट्रेड में आपको प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है? अब देखते हैं कि 10 जुलाई को यू आर एबल टू सेल। अब आप 10 जुलाई आ गई है, अपने 1200 शेयर आप बेच सकते हैं मार्केट में। और अब यहाँ पे क्या होगा, 2 सिनेरियो में प्राइस ऊपर चला गया होगा या प्राइस नीचे आ गया होगा। तो चलिए पहले समझते हैं कि प्राइस नीचे आ गया है, राइट? आपने स्टॉक प्राइस जो पहले सेल किया था वो कितने पे सेल किया था? 1706 पे। अब प्राइस कितना आ गया है इसका? स्टॉक प्राइस हैज फॉलन टू 1440 रुपीज, ठीक है? यू विल रियलाइज कि 17,28,000 ऑन द सेल ऑफ शेयर्स। कितने आपको पैसे आएंगे सेल ऑफ शेयर पे? 1440 मल्टीप्लाई बाय 1200, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हमारे 2 थे, ठीक है? अब सपोज दैट फ्यूचर प्राइस इज 1441, फ्यूचर में 1 रुपया आगे चल रहा है, आपने अपनी शॉर्ट पोजीशन गेन में आ जाएगी आपकी। तो 1706 माइनस 1441 मल्टीप्लाई बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपको कितने का? 3,18,000 रुपए का इस पर में प्रॉफिट हो गया है, राइट? तो एक तरीके से जो आपको क्या प्रॉफिट आया, तो एक्चुअल अमाउंट आपने सेल ऑफ आया वो कैसे आया? एक तो आपका शॉर्ट पोजीशन पे जो आपको आया 3,18,000 रुपए प्लस 17,28,000 रुपए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब आप बेचेंगे उस शेयर को 1440 मल्टीप्लाई बाय 1200। तो ये तो टोटल आपका जो इफेक्टिव आपको आएगा 20,46,000 रुपए। तो इफेक्टिव सेल प्राइस कितना हो गया आपका? 1705 रुपए हो गया, राइट? तो दिस इज क्वाइट क्लोजर टू द प्राइस एट विच इनिशियली यू सोल्ड द जुलाई फ्यूचर एट रुपीज 1706। तो जितने प्राइस पे इस जगह आपका सेलिंग प्राइस आ गया ना नीचे, अगर आप एक तरीके से सिर्फ आपने क्या किया था, आपने एक फ्यूचर बेच दिया था, तो आज के दिन भी जब मार्केट में प्राइस चल रहा है 1440 रुपए, सिंस आपने एक फ्यूचर पे फ्यूचर बेचा हुआ है ऊपर के प्राइस पे 1706 रुपए में, तो आज का आज आप भी देखोगे तो आज आपका सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है इफेक्टिव? अगर आप देखो तो 1705 आ रहा है, विच इज क्वाइट सिमिलर टू द प्राइस ऑफ फ्यूचर विच वाज 1706 रुपए, ठीक है? तो इसीलिए आपने फ्यूचर बेचा है, तो आपका आज सेम ही प्राइस है एक महीने पहले जो था, आपको ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है इस केस में, ठीक है? तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेलिंग इन द कैश मार्केट 17 लाख, अप्रोक्सीमेट गेन हो गया 3 लाख का, टोटल अमाउंट रिसीव्ड 20 लाख रुपीस और सेलिंग प्राइस 1705 रुपए। तो सेलिंग प्राइस आपका कितना आ रहा है? 1705 ही आ रहा है। अब समझते हैं कि ये आपका प्राइस ऊपर चला गया, तो आपने कोई चीज बेची है और प्राइस ऊपर भी जा सकता है, अभी तो प्राइस नीचे था, तो अगर प्राइस शार्पली ऊपर चला गया है, फॉर एन एग्जांपल 1800 आ गया है, तो चलिए आपको क्या आएगा? अब प्राइस 1800 आ गया है, तो अब द अमाउंट यू विल रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ इन द कैश मार्केट वुड बी 21 लाख रुपीज, ठीक है? 1800 मल्टीप्लाई बाय 1200, बट आपकी शॉर्ट पोजीशन थी, रिमेंबर, आपको उसमें लॉस हो रहा होगा। तो उसमें लॉस कितना हो रहा है आपको? 1706 पे आपने बेचा था, अभी 1800 का भाव है, 1802 का, तो इसका डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय 2 लॉट है और मल्टीप्लाई बाय 600 का 1 लॉट है, तो आपका कितना हो गया? 1,15,000 का। तो एक्चुअल में आपका कितना अमाउंट रिसीव होगा इस सेल ऑफ शेयर में? 20,44,800, क्योंकि 21,60,000 में से
हम माइनस भी कर देंगे 1,15,000 का लॉस का, तो अब हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है? 1704 हो रहा है। तो 20,20,800 डिवाइड बाय 1200 अगेन, विच इज दिस प्राइस इज वेरी सिमिलर टू आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि 1706 का प्राइस बेचते हैं। तो एग्जाम्पल यही, ये फिर एक एग्जाम्पल यही शो कर रहा है कि इन्वेस्टर कैन लॉक हिज सेलिंग प्राइस फॉर अ प्लान्ड सेल ऑफ शेयर इन द फ्यूचर मार्केट। तो किस तरीके से हम हेजिंग, लॉन्ग हेज यूज कर सकते हैं, शॉर्ट हेज यूज कर सकते हैं, हमारी जो फ्यूचर जो प्राइस को ऊपर नीचे जो होगा उस रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए। तो ये तो दो एग्जांपल थे, लॉन्ग हेज और शॉर्ट हेज। आई होप आपको अच्छे से ये समझ आए। अब बात करते हैं हेजिंग द पोर्टफोलियो यूजिंग इंडेक्स फ्यूचर्स। जैसा कि हमने चैप्टर 3 में देखा कि जो इंडेक्स फ्यूचर्स हैं, यानी कि जो निफ्टी है, जो सेंसेक्स है, उसको हम ये यूज़ भी कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो रिस्क को कम करने के लिए, ठीक है? पोर्टफोलियो में हमारी एक बाइंग वैल्यू है, तो हम अगर फ्यूचर्स में, हमारे फ्यूचर्स में इंडेक्स को सेल कर देंगे तो हमें कहीं न कहीं वहाँ पे प्रॉफ़िट हो जाएगा, तो हमें ये एक हेज्ड पोज़ीशन हमारे को बन जाएगी। तो चलिए एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए मैं समझाता हूँ। सपोज़ आपका एक पोर्टफोलियो है, 15 उसमें लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, तो आपके पास एक पोर्टफोलियो में 15 लार्ज कैप अच्छे स्टॉक्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के स्टॉक है, तो बहुत वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपने बनाया हुआ है। सिंस स्पेसिफिक जो रिस्क है इसमें जीरो है, क्योंकि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है। बट अब हमारा ये वाला पोर्टफोलियो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क तो है ही ना, सिस्टमैटिक रिस्क तो इसमें है ही है। कल को मार्केट गिर गई या कोई कोरोना वायरस आ गया या कोई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हो गई, तो कोई भी पॉलिटिकल सिचुएशन हो गई तो कोई भी मार्केट तो विल कोलैप्स, एक्चुअली मार्केट में क्रैश तो आएगा, राइट? तो अब कोई भी सिचुएशन होती है, सबसे पहले इक्विटी इन्वेस्टर अपना पैसा इक्विटी से निकालने की कोशिश करता है, ठीक है? तो चलिए समझते हैं कि आप वरिड हो पोटेंशियल मार्केट क्रैश के, आपको लग रहा है कि मार्केट नियर टर्म में क्रैश कर सकती है, तो आपके पास ऑल्टरनेटिव्स क्या-क्या हैं? सबसे पहला ऑल्टरनेटिव है कि सेल द एंटायर पोर्टफोलियो टुडे एंड सिट ऑन कैश। आज आप अपना सारा पोर्टफोलियो बेच दें और कैश में आ जाएँ। दूसरा है रिड्यूस दिस सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो यूजिंग इंडेक्स फ्यूचर्स। अब आप किस तरीके से रिड्यूस करोगे अपना ये पोर्टफोलियो रिस्क यूजिंग इंडेक्स फ्यूचर्स, चलिए समझते हैं। तो टू हेज द सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो, अपना जो सिस्टमैटिक रिस्क है उसको हेज करने के लिए, उसको कम करने के लिए, यू नीड टू टेक अ शॉर्ट पोजीशन इन इंडेक्स फ्यूचर्स। समझने वाली बात ये है, यहाँ पे आपको इंडेक्स का फ्यूचर शॉर्ट करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कितने लॉट इंडेक्स फ्यूचर के मैं बेचूं, कितना बेचूं, ताकि जो मेरा जो पोर्टफोलियो के इक्विवेलेंट अमाउंट बिक जाए। तो चलिए समझते हैं, राइट? अब मैंने क्या आपको बताया कि आपको एक इंडेक्स फ्यूचर में पोजीशन शॉर्ट बनानी है, ठीक है? तो चलिए किस तरीके से हम शॉर्ट बना सकते हैं, एग्जांपल देखिए। सपोज दैट मार्केट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो इज 90 लाख रुपीज, ठीक है? 90 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो बीटा इज 1.3 एंड द इंडेक्स फ्यूचर प्राइस इज 17,700। निफ्टी ले लेते हैं यहाँ पे, निफ्टी का प्राइस अभी 17,700 चल रहा है और निफ्टी का लॉट साइज 50 का है। तो हेज रेशियो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? सो 1.3 बीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे हमारी टोटल वैल्यू से, जो आज हमारी जो मार्केट पोर्टफोलियो वैल्यू है, तो 1.3 मल्टीप्लाई बाय 90 लाख रुपीस डिवाइड बाय मार्केट की वैल्यू, इंडेक्स की वैल्यू, इंडेक्स फ्यूचर की वैल्यू या निफ्टी की वैल्यू। मैंने एग्जांपल में निफ्टी लिया है, 17,700 मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज ऑफ द निफ्टी या इंडेक्स फ्यूचर जो कि 50 है। दिस वर्क्स आउट टू 13.22 कॉन्ट्रैक्ट्स। इसका मतलब मोटा मोटा रफली मेरे को 13 इंडेक्स फ्यूचर बेचने पड़ेंगे, 13 लॉट्स बेचने पड़ेंगे निफ्टी के। अगर मैं ये बोलूं कि मेरे को मेरी 90 लाख रुपए की पोर्टफोलियो वैल्यू को हेज करना है अगेंस्ट द मार्केट क्रैश, तो मैं 13 लॉट निफ्टी के मोटा मोटा बेचूंगा ताकि मेरी 90 लाख रुपए का पोर्टफोलियो वैल्यू हेज हो जाए। सो दिस इज हेजिंग अ पोर्टफोलियो यूजिंग इंडेक्स फ्यूचर्स। आई होप समझ में आया होगा। अब बात करते हैं यूजिंग फ्यूचर्स फॉर ट्रेडिंग एंड स्पेकुलेशन। हमें पता है कि फ्यूचर मार्केट्स को हम ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं, स्पेकुलेशन कर सकते हैं, हेजिंग कर सकते हैं। हेजिंग हमने बहुत अच्छे से समझी। अब समझते हैं कि किस तरीके से फ्यूचर्स को हम ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं और स्पेकुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। चलिए समझते हैं। बुलिश व्यू, लॉन्ग फ्यूचर्स। अगर हमारा बुलिश व्यू है, मार्केट में बुलिश लग रहा है, हमें कोई भी स्टॉक बुलिश लग रहा है, तो हम उसमें फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन बना लेंगे, यानी कि फ्यूचर को हम बाय करके चलेंगे, ठीक है? आज एक स्टॉक प्राइस चल रहा है कि XYZ लिमिटेड का 1298 रुपीज, ठीक है? और हमको लग रहा है कि अब नेक्स्ट वीक तक ये 1350 रुपए चला जाएगा, तो हम इसको स्टॉक प्राइस में बाय भी कर सकते हैं। करंट मंथ का जो इसका फॉर एन एग्जांपल फ्यूचर चल रहा है 1300 रुपए का, हम 1300 रुपए पे उसको बाय कर सकते हैं
और जो भी लॉट साइज़ होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके लिए एक छोटा-सा मार्जिन देना होता है मेरे को। तो फ्यूचर्स में बाइंग सेलिंग करने के लिए यू नीड टू जस्ट अ मार्जिन ऑफ 10, 15, 20% जो एक्सचेंज डिसाइड करता है। हर स्टॉक का मार्जिन डिफरेंट होता है। बाय जस्ट गिविंग एट द 10%, 20% ऑफ द मार्जिन ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, यू कैन हैव अ बाय पोजीशन एंड अ शॉर्ट पोजीशन इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक प्राइस। तो आप उसमें बाइंग पोजीशन बनाने के लिए, सिंस वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ बाइंग लॉन्ग पोजीशन, बुलिश व्यू का ले रहे हैं, तो हम लॉन्ग पोजीशन बना लेंगे। अब इस केस में जैसे कि मैंने आपको बताया कि ₹850 का स्टॉक प्राइस है और प्राइस ₹1300 चल रहा है, तो 1300 मल्टीप्लाई बाय 850 11 लाख रुपए हो गया। एज्यूमिंग दैट द मार्जिन इज 20% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, तो सिर्फ मेरे को 2,21,000 रुपए आज ब्रोकर को देने हैं एंड आई कैन बाय वन लॉट या वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ XYZ लिमिटेड। तो 1 लाख, तो मैं एक लॉट बाय कर लूंगा सिर्फ 20% की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देके, राइट। और फिर उसके बाद जो भी मेरा पैसा आएगा या एक जो भी जितना प्राइस गेन होगा उतना मेरे को प्रॉफिट आ जाएगा इस केस में। अब बात करते हैं बेयरिश व्यू शॉर्ट फ्यूचर्स की, तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया इसका। मैं बेयरिश व्यू हूँ, मेरे को मैं अपना शॉर्ट कर दूंगा फ्यूचर्स को। मेरे को लग रहा है फ्यूचर में प्राइस गिर सकता है पर्टिकुलर स्टॉक का या इंडेक्स का, तो मैं उसको शॉर्ट कर दूंगा यानी कि। और सेम सेम टोटल कॉन्ट्रैक्ट निकालने के लिए मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा लॉट साइज से, और जितना प्राइस नीचे गिरेगा उतना मेरा फायदा है। फिर जितना नीचे गिरेगा फिर मेरे को बाय भी करना है। तो देखिए स्क्वायर ऑफ भी करनी पड़ेगी पोजीशन। आज मैं शॉर्ट कर रहा हूँ तो जितना नीचे गिरेगा फिर मेरे को नीचे जाके बाय भी करना है। तो इस तरीके से पोजीशन को मैं स्क्वायर ऑफ करूंगा। ये तो थी फ्यूचर्स की स्ट्रेटेजीज की, किस तरीके से हम फ्यूचर्स को यूज करते हुए हेज कर सकते हैं, आर्बिट्राज, स्पेकुलेट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब समझते हैं ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज। ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज में सबसे पहले आ जाता है ऑप्शंस में स्प्रेड की। ऑप्शंस में किस तरीके से हम स्प्रेड बना सकते हैं, चलिए ये पूरी टेबल आपके सामने लगाता हूं मैं। Spreads involve combining options on the same underlying and on the same type call or put but different strikes and different maturities, right? तो स्प्रेड किस तरीके से हम बनाएंगे, चलिए समझते हैं। सबसे पहले वर्टिकल स्प्रेड के बारे में देखते हैं। वर्टिकल स्प्रेड्स आर क्रिएटेड बाय यूजिंग ऑप्शंस हैविंग सेम एक्सपायरी बट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस। तो वर्टिकल स्प्रेड कैसे बनेगा, मैं सेम एक्सपायरी यूज कर रहा हूं, यानी कि मैंने एक्सपायरी ले ली है सेम, यानी कि एक्सपायरी मैंने ले ली है। फॉर एन एग्जांपल दिसंबर में मैंने एक्सपायरी ले ली है, दिसंबर का जो लास्ट एक्सपायरी है फॉर एन एग्जांपल 25 दिसंबर की है, तो वो एक्सपायरी मैं ले रहा हूँ, लेकिन मैंने डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस यूज किए हैं। ठीक इस तरीके से फर्दर दिस कैन बी क्रिएटेड इधर यूजिंग कॉल्स और अ कॉम्बिनेशन ऑफ पुट्स। ठीक है, दिस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड। तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, अगर मैं कॉल्स को बाय कर सकता हूँ, मैं पुट को बाय कर सकता हूँ, तो मैं सिर्फ क्या करूंगा कि डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस मेरी रहेंगी। मैं निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस डिफरेंट हो जाएंगी लेकिन एक्सपायरी सेम रहेगी। जैसे कि निफ्टी की वैल्यू 20,000 25,000 चल रही है, मैं 25,500 की कॉल ले सकता हूँ, 25,600 की ले सकता हूँ, 25,700 की पुट लूंगा तो 25,200 की, 300 की, ऐसे ऐसे डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस मेरे रहेंगे बट एक्सपायरी सेम रहेगी। वर्टिकल स्प्रेड की मैं बात कर रहा हूँ। एंड दीज कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज बुलिश वर्टिकल स्प्रेड एंड बेयरिश वर्टिकल स्प्रेड, दोनों समझते हैं। बुलिश वर्टिकल स्प्रेड क्या होगा, यूजिंग कॉल्स एंड पुट्स। तो बुलिश अगर मैं वर्टिकल स्प्रेड बना रहा हूं तो क्या होगा, यूजिंग कॉल्स, मैं कॉल्स का यूज कर सकता हूं, पुट का यूज कर सकता हूं। और बियरिश वर्टिकल स्प्रेड बनाने के लिए यूजिंग कॉल्स एंड यूजिंग पुट्स भी, तो सेम मैं कॉल भी पुट कर सकता हूं मैं, और सेम यूज कॉल भी कर सकता हूँ, पुट भी कर सकता हूँ। अगर मेरे को बुलिश स्प्रेड बनाना है तो मेरे को कॉल बाय करनी पड़ेगी और पुट सेल करनी पड़ेगी। और अगर बेरिश वर्टिकल स्प्रेड बना रहा हूं तो मेरे को कॉल सेल करनी पड़ेगी और पुट बाय करनी पड़ेगी। इस चीज का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल स्प्रेड, अब हॉरिजॉन्टल स्प्रेड में क्या हो रहा है, इन्वॉल्व्स सेम स्ट्राइक सेम टाइप बट डिफरेंट एक्सपायरी ऑप्शंस। अब यहाँ पे मेरा स्ट्राइक प्राइस सेम है बट आई हैव डिफरेंट एक्सपायरी ऑप्शंस। ठीक है, अब मेरे को स्ट्राइक प्राइस मैंने सेम रखा है बट एक्सपायरीज डिफरेंट हो गई हैं। मैंने हो सकता है नेक्स्ट एक्सपायरी के ऑप्शंस ले लूँ। स्ट्राइक प्राइस निफ्टी का 25,000 ही है बट मैंने डिफरेंट एक्सपायरी चूज करी है, राइट। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज टाइम स्प्रेड और कैलेंडर स्प्रेड। अब डायगोनल स्प्रेड में क्या हो रहा है, डायगोनल स्प्रेड इन्वॉल्व्स कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शंस हैविंग सेम अंडरलाइंग बट डिफरेंट एक्सपायर्स एज वेल डिफरेंट स्ट्राइक्स। तो इसमें सारी चीजें आ गई हैं डायगोनल स्प्रेड में। आपका डिफरेंट अंडरलाइंग में डिफरेंट आपकी एक्सपायरीज भी आ गई हैं, डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस भी आ गया है। तो जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो ये थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, बट थोड़ा अब अगर हमें ये समझ आ गया कि डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस भी आ रही हैं और डिफरेंट आपके मेच्योरिटी, डिफरेंट आपकी एक्सपायरी भी आ रही है, तो उसको हम डायगोनल स्प्रेड बोलेंगे। चलिए बात करते हैं स्ट्रेडल की। स्ट्रेडल क्या होता है,
देखिए ये स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व होती है 2 ऑप्शंस ऑफ सेम स्ट्राइक प्राइस एंड सेम मैच्योरिटी। ठीक है? 2 ऑप्शंस को यूज़ करते हुए ऑन द सेम स्ट्राइक एंड द सेम मैच्योरिटी के। एक लॉन्ग स्ट्रैडल कैसे बनता है? इज़ क्रिएटेड व्हेन आप एक बाइंग अ कॉल एंड अ पुट ऑप्शन ऑफ द सेम स्ट्राइक और सेम एक्सपायरी। जब मैं सेम एक्सपायरी की कॉल भी ऑप्शन बाय कर लूँ और पुट भी ऑप्शन बाय कर लूँ। मैं 25,500 निफ्टी चल रही है और दिसंबर की मैं कॉल भी बाय कर लूँ, पुट भी बाय कर लूँ, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम लॉन्ग स्ट्रैडल बोलेंगे। लेकिन अगर मैंने शॉर्ट स्ट्रैडल बनाना है तो कैसे बनेगा? जब मैं कॉल को शॉर्ट कर दूँ और पुट ऑप्शन को भी शॉर्ट कर दूँ ऑन अ सेम स्ट्राइक एंड सेम एक्सपायरी। तो इससे हमारा शॉर्ट स्ट्रैडल बन जाएगा। तो लॉन्ग स्ट्रैडल एंड शॉर्ट स्ट्रैडल ये 2 तरीके के आपके होते हैं। लॉन्ग स्ट्रैडल में ये अगर इफ अ पर्सन बायज बोथ कॉल एंड पुट एट दीज प्राइसेस, और अगर एक लॉन्ग स्ट्रैडल में बंदा कॉल भी बाय कर रहा है, पुट भी बाय कर रहा है, तो इसका मैक्सिमम लॉस विल बी इक्वल टू सम ऑफ दीज टू प्रीमियम पेड ओनली। तो क्वेश्चन आ जाता है कि लॉन्ग स्ट्रैडल में मेरा मैक्सिमम लॉस कितना होगा? तो मैक्सिमम लॉस वुड बी इक्वल टू जो हमने दोनों प्रीमियम दिए हैं। उसके बाद फिर जो मूवमेंट होएगी हेयर एंड ईदर डायरेक्शन, वो रिजल्ट करेगी आपका कि किस तरीके से प्रीमियम बनेगा और आपका प्रॉफिट आएगा। शॉर्ट स्ट्रैडल में मार्केट में ट्रेडर का व्यू क्या है कि प्राइस ऑफ अंडरलाइंग वुड नॉट मूव मच और रिमेन स्टेबल। तो क्वेश्चन आ जाता है, वो स्ट्रेटजी देंगे कि आपको मार्केट लग रही है, आपको ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट नहीं लग रही है आपको, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, तो आप कौन सी स्ट्रेटजी का यूज़ करोगे? तो आप शॉर्ट स्ट्रैडल बनाओगे। उसमें क्या करेगा? ही सेल्स अ कॉल एंड अ पुट, तो वो कॉल भी सेल कर देगा और पुट भी सेल कर देगा और जो प्रीमियम उससे आएगा उसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से आपकी शॉर्ट स्ट्रैडल बनेगी। अब बात करते हैं सेम स्ट्रैंगल की कि क्या लॉन्ग स्ट्रैंगल होती है और क्या शॉर्ट स्ट्रैंगल होती है। चलिए समझते हैं, लॉन्ग स्ट्रैंगल की बात करते हैं। द आउटलुक हियर इज दैट, यहाँ पे आउटलुक ये है कि मार्केट विल मूव सब्सटेंशियली इन ईदर ऑफ द डायरेक्शन। जैसे कि मार्केट में कोई इवेंट आने वाला है, बहुत बड़ा इवेंट है, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, इलेक्शंस का रिजल्ट आ सकता है, या आपका आज बजट का दिन है, तो मार्केट किसी भी डायरेक्शन में बहुत सब्सटेंशियली मूव कर सकती है। मार्केट में गो अप, मार्केट में गो डाउन, और बहुत तेजी से मूवमेंट आ सकती है, राइट? अब यहाँ पे क्या होगा, इन स्ट्रेडल में क्या करते थे हम कि बोथ ऑप्शंस हैव सेम स्ट्राइक प्राइस, बट स्ट्रैंगल में क्या होगा, द स्ट्राइक्स आर डिफरेंट। तो स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल में क्या फर्क है? स्ट्रैडल में हमारा जो ऑप्शंस लेते थे, स्ट्रैडल में जो हम ऑप्शंस लेते थे उनकी सेम स्ट्राइक प्राइस था, बट स्ट्रैंगल में आपका डिफरेंट स्ट्राइक्स रहेगा, एंड बोथ द ऑप्शंस इन केस आर आउट ऑफ द मनी, हैंस प्रीमियम इज पेड लो। अब आपको लग रहा है मार्केट में बहुत तेजी से आ सकती है, आज हम 25,000 पे खड़े हैं, बजट का दिन है, आपको लग रहा है मार्केट में 1000 पॉइंट नीचे गिर सकती है, 1000 पॉइंट ऊपर भी गिर सकती है मार्केट, तो आप बहुत दूर की कॉल भी बाय कर लोगे, बहुत दूर की पुट भी बाय कर लोगे। तो इसमें तो पोजीशन का फ़ायदा उठाने के लिए, इस पोजीशन का फ़ायदा उठाना है आपको, मार्केट की मूवमेंट का फ़ायदा उठाना है आपको, तो आप लॉन्ग दूर की कॉल भी बाय कर ली, दूर की पुट भी बाय कर ली। इससे होगा क्या, आपको एक तो प्रीमियम कम देना पड़ेगा, और जिस भी डायरेक्शन में मार्केट सब्सटेंशियल मूव करेगी, आपका बहुत अनलिमिटेड प्रॉफिट इसमें आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट ये है कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में बहुत तेज़ मूव कर सकती है, और आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस लेंगे क्योंकि उनका प्रीमियम कम होगा, और मार्केट जिस हिसाब से मूव करेगी आपको ज़्यादा प्रॉफिट होने की संभावनाएं हैं। ये लॉन्ग स्ट्रैडल, ये मैं लॉन्ग स्ट्रैंगल की बात कर रहा हूँ। अब बात करता हूँ शॉर्ट स्ट्रैंगल की। दिस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द लॉन्ग स्ट्रैंगल, विद टू आउट ऑफ द ऑप्शंस कॉल एंड पुट शॉर्टेड। अब आपने बाय किए थे लॉन्ग में, अब यहाँ पे आपने आउट ऑफ द ऑप्शंस को बेच दिया है। आउटलुक यहाँ पे ये है कि मार्केट विल रिमेन स्टेबल ओवर अ लाइफ ऑफ ऑप्शंस। तो 1 महीने के लिए मार्केट स्टेबल है, आपने कॉल भी दूर की बेच दी है, आपने पुट भी बेच दिया, मार्केट वहीं पे 25,000 के आसपास जाके बंद हो जाएगी। आपने 24,800 की पुट भी बेच दी है और 25,200 की कॉल भी बेच दी है, तो ना मार्केट इस रेंज के बाहर नहीं जाएगी आपको लग रहा है। तो दोनों ऑप्शन बेच के आपने प्रीमियम आपको आ गया। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट स्ट्रैंगल। अब बात करता हूँ कवर्ड कॉल की। समझते हैं कवर्ड कॉल क्या होता है। देखिए ये स्ट्रेटेजी यूज की जाती है थोड़े एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए, जो आपकी कैश में ऑलरेडी होल्डिंग्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, अब अपना एक पोर्टफोलियो कैश में पड़ा हुआ है, लेकिन आपको लग रहा है कि मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम मैं इससे कमा सकता हूँ कुछ ऐसी चीजें करके मार्केट में। ठीक है, तो क्या होगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस स्ट्रेटेजी इज द स्ट्राइक ऑफ द सोल्ड कॉल ऑप्शन, कि आपको किसका स्ट्राइक प्राइस क्या होना चाहिए आपके कॉल ऑप्शन का। ठीक है, तो स्ट्रेटजी यूज की जाएगी टू जनरेट एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स, बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है स्ट्रेटजी का कि आपको देखना पड़ेगा कि जो कॉल ऑप्शन मुझे बेचना है उसका स्ट्राइक प्राइस क्या करेगा।
अब वो कैसे होगा? फॉर एन एग्जांपल आपको लग रहा है कि पर्टिकुलर स्टॉक प्राइस ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा है या 1-2 महीने के लिए उसी रेंज में चलेगा, तो आप इसमें कॉल को सेल कर देंगे, राइट? तो उसकी कॉल को सेल करने के बाद आप इसमें प्रीमियम कमाने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए इसका नाम दिया गया है कवर्ड कॉल, राइट? इस स्ट्रैटेजी कंसीडर टू बी लोअर रिस्क बिकॉज़ इन्वेस्टर शेयर्स एक्ट एज़ अ कवर, राइट? इफ द कॉल ऑप्शन इज़ एक्सरसाइज्ड बाय द बायर। तो मेन गोल यहाँ पे क्या है कि इनकम जनरेट करना ऑप्शन प्रीमियम से और हमारी डाउनसाइड को प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्टिव पुट, चलिए समझते हैं क्या होती है। प्रोटेक्टिव पुट पे ऑफ इज सिमिलर दैट ऑफ अ लॉन्ग कॉल। तो जो लॉन्ग कॉल का आपका पे आउट बनेगा, इसका भी प्रोटेक्टिव पुट का भी सिमिलर बनेगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। एक एक इन्वेस्टर लॉन्ग है कैश मार्केट में, ऑलवेज रन्स द रिस्क ऑफ अ फॉल इन द प्राइसेस। तो एक जो इन्वेस्टर जो लॉन्ग है कैश में, उसको एक प्राइस हमेशा फॉल का रिस्क रहता है, राइट? तो एक फंड मैनेजर क्या कर सकता है? एंटीसिपेट फॉल के जरिए एक इन्वेस्टर क्या करेगा? तो सेल एंटायर पोर्टफोलियो कर दे या फ्यूचर्स को शॉर्ट कर दे, राइट? तो और यहाँ पे क्या कर देगा? टू हेज द पोजीशन, वो प्रोटेक्टिव पुट भी ले सकता है। तो इस केस में पुट भी बाय कर सकता है, फ्यूचर्स को शॉर्ट कर सकता है या पुट बाय कर सकता है। तो दिस इज कॉल्ड कि प्रोटेक्टिव पुट, कि आपका पोर्टफोलियो, वो पुट जो है आपका पोर्टफोलियो प्रोटेक्ट कर रही है। तो आपका पोर्टफोलियो नीचे आने से प्रोटेक्ट हो रहा है। तो जितना पोर्टफोलियो नीचे गिरेगा, पुट में उतना आपका प्रॉफिट आ जाएगा। सिंस हम पुट कब बाय करते हैं? जब आपका लग रहा होता है कि मार्केट नीचे जा सकती है, तो वी कैन बाय नेकेड पुट ऑप्शन। सो गाइस, दिस इज इट फ्रॉम दिस चैप्टर। आई होप आपको समझ आई होगी चीजें, वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए कुछ सैंपल क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ एन इन्वेस्टर बायस अ कॉल ऑप्शन विद लोअर स्ट्राइक प्राइस एंड सेल्स अनदर कॉल ऑप्शन विद हायर स्ट्राइक प्राइस, both on the same underlying, same expiry date. So strategy is bullish spread, bearish spread, butterfly spread and calendar spread. तो वो बोलने की कोशिश कर रहा है कि जहां पर सेम अंडरलाइंग शेयर है और सेम एक्सपायरी है और ठीक, और उसका एंड सेम स्ट्राइक, लोअर स्ट्राइक प्राइस की कॉल भी बाय कर दिया और अनदर कॉल ऑप्शन बेच दिया फिर हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस। तो हमने देखा था दिस इज कॉल्ड बुलिश स्प्रेड। तो आंसर इज बुलिश स्प्रेड। Which of the following hedged position? Short straddle, short strangle, covered call, protective put. Protective put में हमारे पास ऑलरेडी एक पोर्टफोलियो है, तो इसलिए हमने पुट को बाय किया है, तो काइंड ऑफ मेरी पोजीशन हेज हो गई है। बाकी चीजों में मेरी पोजीशन हेज नहीं है, तो आंसर इज प्रोटेक्टिव पुट। Put call parity refers to the relationship between futures and options on the same stock, call option on the same stock and with the same maturity with different strike prices, put and call options on the same stock but different strike prices and different maturity, call and put options on the same stock with the same strike price and same maturity। तो put call parity हम कहाँ पे यूज करते हैं? ऑप्शंस जो सेम स्टॉक के ऑप्शंस यूज करेंगे यूजिंग सेम स्ट्राइक प्राइस एंड same maturity. So when we are using the options of same strike and same maturity, यानी कि 25,500 की कॉल और दिसंबर की एक्सपायरी, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में बनाऊंगा, दैट इज कॉल्ड कॉल एंड पुट पैरिटी। Which of these following situations indicates a bullish trend in the underlying? Rising future prices along with the falling interest, falling future prices along with the rising open interest, or rising future prices along with the rising open interest, falling future prices along the falling open interest। तो open interest हमारा किसी भी बाइंग में बढ़ता है, सेलिंग में बढ़ता है, इसका मतलब ओपन इंटरेस्ट का मतलब नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर ओपन, जो क्लोज नहीं हुए हैं, पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं हुई है। और यहाँ देख रहे हैं हम कि प्राइस राइज भी हो रहा है और उसके साथ साथ ओपन इंटरेस्ट भी राइज हो रहा है ऑप्शन सी में। तो इसके कहने का मतलब है गोइंग फॉरवर्ड जो लोग जो पोजीशन बना रहे हैं लेकिन क्लोज नहीं कर रहे हैं, और बाइंग में भी प्राइस भी ऊपर बढ़ रहा है। तो सिंस प्राइस भी बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी बन रहा है, दिस इज द क्लियर इंडिकेशन ऑफ अ बुलिश ट्रेंड, राइट? सो गाइस, दिस इज इट फ्रॉम दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए, और बाकी चैप्टर्स की वीडियो भी देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। वीडियो समझ आ गया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, वीडियो को भी लाइक करें। थैंक यू सो मच।